देखिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, वो है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल दें, फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन the rate of the reaction। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन पर इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा। तो पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, आपकी जो हम बता रहे हैं आपको कि रेट जो रिएक्शन का होता है, स्पीड होती है, कौन कौन से फैक्टर उस पर इफेक्ट डालती हैं। तो देखिए, पहला होता है टेम्परेचर, सेकंड होता है, लिख लो, कैटेलिस्ट, तीसरा होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पांचवा होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सिक्स्थ होता है सरफेस एरिया, और लास्ट होता है फिजिकल स्टेट। तो ये 7 फैक्टर होते हैं जो रेट पर इफेक्ट डालते हैं। एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो आप इसको लिख लीजिएगा और पहली हेडिंग लिख लीजिएगा टेम्परेचर। लिखिए। तो टेम्परेचर जो है उस पे कैसे डिपेंड करता है रेट। तो आप लिख लिए एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट बिकम्स 2 or 3 टाइम्स। इसमें हम क्या करते हैं, जर्नली इसको 2 मानते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, इसके लिए एक फार्मूला दे दिया है। ये वाला, मतलब ये रेट पहले R था, फिर इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट हो गया। तो इनका जो रेशो है ये कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू जर्नली 2 होती। तो इसी से इन्होंने ये एक्सप्रेशन बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बुक में आपको बहुत कम बुक्स के अंदर मिलेगा। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, गामा टेम्परेचर कोफिशिएंट इसकी जगह ये रखते। जैसे मान लो आपके पास टेम्परेचर इनिशियली ये था और रेट ये था, ये इंक्रीमेंट होकर इतना हो गया, तो बताओ नया रेट कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इससे विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएंगे। देखो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 60 का। यहां रख दो आप, और गामा की जगह 2 रख दो, तो ये हो जाएगा फाइनल अपॉन इनिशियल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कितना होता है देख लीजिए, शायद 64। ये आंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब राइज होता है टेम्परेचर, तो रेट जो है जनरली 2 या 3, मतलब हम 2 मान के चलते हैं,
इतने टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब रेट जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रख लेना। बता देगा इससे ये हो गया टेम्परेचर, तो नया रेट बताइएगा, तो इस फार्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे आइए, दूसरा फैक्टर जो है वो है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट से रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, कैटेलिस्ट जो होता है ये वो सब्सटेंस होती हैं विच ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। ऑल्टर मतलब रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है ना। जैसे आपने सुना होगा कैटेलिस्ट के कई टाइप होती, सरफेस केमिस्ट्री में आपको बताया गया है। पॉजिटिव कैटेलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जैसे हेबर प्रोसेस। अब इसमें आपने कैटेलिस्ट क्या डाला है? आयरन। तो ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। दूसरा होता है नेगेटिव कैटेलिस्ट। ये क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। इसे डाल दोगे तो कम हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने क्लोरोफॉर्म को एयर में रख दिया, तो आपने सुना होगा फॉस्जीन गैस बन जाती है, कार्बोनाइल क्लोराइड या फॉस्जीन, जो पॉइजनस होती है। तो हम चाहते हैं रिएक्शन स्लो हो जाए, तो इसके बीच में हम इथेनॉल डाल देते हैं। ये नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम करता है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को धीमा कर देता है। तो कैटेलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसका मोर एप्रोप्रिएट आंसर होता है ये रिएक्शन के रेट को ऑल्टर मतलब चेंज कर देता है। ठीक है, और जब हम आगे जाएंगे इसी चैप्टर में तब डिटेल में पढ़ाएंगे। ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसमें ये रिएक्टेंट है मान लीजिए और ये प्रोडक्ट। तो रिएक्शन ऐसे चल रहा है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। आपने गलती से कैटेलिस्ट डाल दिया पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जानते हैं आप, पढ़ाएंगे डिटेल में, है ना। ये कहलाता है क्या? ट्रांजिशन स्टेट। इसको यहां तक पहुंचना होता है तभी प्रोडक्ट बनता है ना। इतनी एनर्जी दे दो। तो अगर आपने इसमें कैटेलिस्ट डाल दिया पॉजिटिव, तो ये लोअर पाथ ले लेता है, मतलब शॉर्टकट मार देता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है 10 घंटे में हो रहा था रिएक्शन, वो 2 ही घंटे में हो जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है आप देखिए, ये बढ़ गई या कम हो गई? पहले ये हाइट देखो बहुत ज्यादा थी, एनर्जी ज्यादा थी, अब इसने शॉर्टकट मार दिया, स्पीड बढ़ गई रिएक्शन की। तो अगर आप पॉजिटिव कैटेलिस्ट मिला देंगे तो क्या होगा? लोअर पाथ मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है नई, वो रिड्यूस हो जाएगी। 5 घंटे वाला रिएक्शन 2 घंटे में ही हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैटेलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। पॉजिटिव कैटेलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, रिएक्शन जल्दी हो जाता है ना। क्योंकि पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होता है? पाथ को छोटा कर देता है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाती है? कम। तो ध्यान रख लो, जो फास्ट रिएक्शन होंगे उनका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा? लो होगा। और जो स्लो होंगे
मतलब पहले ये हो रहा था, नेगेटिव डाल दोगे तो और ऊपर चला जाएगा, तो उनका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा, हाई। तो समझ में आ गया कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए अब तीसरा, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो तीसरा ले लिया, तीसरा ले लिया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो आप देख रहे हैं, इसमें 3 टाइप के रिएक्शन हैं। पहला होता है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जो बहुत तेज होती हैं क्योंकि इंटरेक्शन होता है। जैसे मान लो आपने NaCl ले लिया और इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया, आपको मालूम है ये आयनिक है, तो क्या करेगा, अट्रैक्शन की वजह से इंटरचेंज हो जाएगा। पढ़ा है ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो आयंस के बीच में रिएक्शन होता है ये बहुत तेज होता है, इसलिए इनका अनमेजरेबल रेट होता है। मतलब आप इसके रेट को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इतनी स्पीड से होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन। ये इतना धीमा है कि इसको भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जैसे करोजन। जो जंग लगता है, रस्टिंग होती है, मेटल के ऊपर रस्टिंग होती है, ये प्रोसेस जो होता है बेटे बहुत स्लो होता है। मतलब यूं मान के चलो इसके अंदर 2 से 3 साल लग जाती हैं इसे कंप्लीट होने में। तो ये इतना स्लो है, इसका भी अनमेजरेबल रेट होता है, इसको भी आप मेजर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन है फिर किसको कर सकते हैं, वो होता है तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो होता है इस टाइप के जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं उन्हें कहते हैं मॉडरेट। जैसे हैबर प्रोसेस ले लिया, अभी अभी आपने लिखा था, तो बताइएगा इसके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या है, सिंगल, और नए बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, NH। तो ओल्ड बॉन्ड पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा समय लेता है, बहुत ज्यादा नहीं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। देखो ये ट्रिपल और ये टूट रहा है और नए बॉन्ड NH बन रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है मॉलिक्यूलर, इन्हीं को हमें पढ़ना है, इन्हीं का रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। इनका रेट जो होता है मेजरेबल होता है। तो तीनों में आयनिक बहुत तेज, करोजन वाला वेरी स्लो, तो इन दोनों को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट डिटरमाइन करता है। तो मॉडरेट वाले जो हैं जिनमें ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहे हैं, इन्हीं को पढ़ना है बस हमें, लिख लीजिएगा। इसी नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर इसको हटा रहा हूं, मान लो ये ना हो, तो दूसरा इसका पार्ट है इसी का कि जो होमोजीनियस रिएक्शंस होते हैं और दूसरे हेटेरोजीनियस रिएक्शन होते हैं। तो बताइए अगर रिएक्टेंट सेम सेम होंगे, गैस गैस, लिक्विड लिक्विड, तो उनके बीच में अट्रैक्शन तेज होता है, वो रिएक्शन तेज होता है ना। तो होमोजीनियस रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है हेटेरोजीनियस से। अगर आप मान लो इसके अंदर गैस गैस के मॉलिक्यूल भर दो, गैस ही गैस, तो बताओ इनमें रिएक्शन तेज होगा, या आप ये समझो ये लिक्विड है इसमें सॉलिड डाल दिए, ये तेज होगा।
तो गैस गैस के मॉलिक्यूल होमोजीनियस मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन तेज होता है, इनका रेट तेज होता है इनके मुकाबले। चौथा पॉइंट इसी के अंदर नेचर ऑफ इसमें यूं लिख देता हूं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मान लो कोई रिएक्शन लिखा हुआ है तो आपको देखना है प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है। मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, तेज भागेगा, क्योंकि हर चीज चाहती है मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा बने। तो रेट उस रिएक्शन का ज्यादा होता है जिसका स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो। जितना स्टेबल कंपाउंड रिएक्शन के दौरान बनेगा प्रोडक्ट, समझ लो उतना उस रिएक्शन का रेट तेज है। या उल्टा बोल दो, अगर ये अनस्टेबल हुए तो ये चाहेंगे हम तुरंत स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आपस में कोलिजन होंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये इनवर्सली है इनकी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना तेज होगा डायरेक्टली। ये जितने कम स्टेबल होंगे इनकी स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्शन तेज होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी, अनस्टेबल होंगे तो तुरंत रिएक्शन करके इधर जाना चाहेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, ये आपके पास फॉर्मिक एसिड है, अगर ऑर्गेनिक एसिड पड़ी हो, इसे ब्रेक कर दो आप तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा आपने ले लिया ये एसिटिक एसिड, इसको ब्रेक कर दो, ये टूट गया है। तो आप ये बताओ इस रिएक्शन और इस रिएक्शन के अंदर ये ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट या ये ज्यादा स्टेबल है, या ऐसे बता लो इन दोनों में कौन ज्यादा अनस्टेबल है, ऐसे भी बता सकते हो, है ना। तो देखिए इसको मैंने बॉन्ड खोल के लिख दिया है HCOO- ऐसे लिख दिया, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूं ऑर्गेनिक में। और दूसरा ये लिखा हुआ है, तो बताइए ये क्या करता है, CH3+I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है। अब तुम नेगेटिव चार्ज को इधर से इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, चार्ज और दे रहे हो। तो आपको मालूम है जिस भी स्पीसीज में चार्ज होता है वो चाहता है मैं चार्ज हटा दूं। चार्ज का मतलब है एक तरीके से वो चीज अनस्टेबल है, पर यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो चीज अनस्टेबल होती जा रही है। हम चाहते हैं चार्ज हट जाए पर ये और दे रहा है, तो ये अनस्टेबल है। इसमें देखो, इसमें H इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ले भी सकता है, दोनों शो करता है। तो मान लो इसको भी यही मान लिया, ये भी दे रहा है, लेकिन कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +I इफेक्ट शो कर रहा है, ये वाला पढ़ा है टेबल में आपने। तो ये इस चार्ज को और ज्यादा चार्ज देगा तो ये अनस्टेबल होता जाएगा। तो इन दोनों में ये वाला स्टेबल है, ये इसके मुकाबले कम स्टेबल है। और आपने पढ़ा है जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा, तो इसका रेट ज्यादा है इसका कम है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है इससे ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखना चार्ज जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो चार्ज बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल है इसलिए इसका रेट ज्यादा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। चौथा पॉइंट लिखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये केवल लगता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनमें लाइट पड़ती है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है,
तो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर, आप पढ़ोगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो रेट होता है वो डिपेंड करता है केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, बट इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। ये बहुत माना हुआ रिएक्शन है, इसमें क्या है, ऊपर से लाइट पड़ रही है, फोटोन की एनर्जी जानते हो, एच न्यू, ये बन गया। तो जिसमें भी ऊपर से लाइट पड़ रही होगी फोटो और केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उसे फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। ये तो जिसमें भी एच न्यू दिखाई दे जाए समझ लेना वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि रेट जो होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें रेट जो होता है वो केवल डिपेंड करता है किस पर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जैसे आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है 100 वाट का, आपने उसे बदल कर 200 वाट कर दिया, तो बताओ ब्राइटनेस बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती? तो ब्राइटनेस को ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि इंटेंसिटी का रिलेशन होता है नंबर ऑफ फोटोन से। फोटोन बढ़ जाते हैं। असल में इंटेंसिटी जो होती है, आपको बता दें, फिजिक्स में पढ़ाओ तो ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और करंट होता है Q/T। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूं कि रेट इस पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, केवल ये केवल एप्लीकेबल है किसमें? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्योंकि सारे फोटोकेमिकल जीरो ऑर्डर होते हैं, क्योंकि उसमें रेट इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो इनका सम क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर हो गया, नहीं हो गया? तो जीरो ऑर्डर में रेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, बट इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे ये 4th पॉइंट था। अब देखिए आप 5th पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है सरफेस एरिया। आपको मालूम ही है कि जो नंबर ऑफ सब डिविजन्स होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एक्टिविटी के। तो जितने सब डिविजन्स ज्यादा होंगे सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जैसे आपके पास ये कोल है, मान लो क्रिस्टलाइन, इसको आपने पीस दिया है हथौड़े से, ये है पाउडर्ड कोल, ये है क्रिस्टलाइन कोल। अब आप बताओ इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका ज्यादा है? इसका। जितने ज्यादा टुकड़े कर दोगे छोटे छोटे, स्वीट सब डिविजन्स बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया जो होता है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बताओ अगर इन दोनों में मैं इनको आग लगा दूं तो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ पाउडर्ड कोल ज्यादा होगा या ये? तो इसका मालूम है सरफेस एरिया ज्यादा है क्योंकि सब डिविजन्स ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, तो इसका रेट ऑफ बर्निंग ज्यादा है, इसका कम है। ये जल्दी जलेगा, ये देर में जलेगा। तो ये पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ बर्निंग ऑफ पाउडर्ड कोल
इज ग्रेटर देन क्रिस्टलाइन कोल। वाई? तो आप बता सकते हैं कि ड्यू टू सब डिविजन्स इन पाउडर्ड कोल नंबर ऑफ सब डिवीजन इंक्रीजेज, इट मीन सरफेस एरिया इंक्रीजेज, दैट इज रेट इंक्रीजेज। तो इसका रेट ज्यादा है, इसका कम है। हो रहा है क्लियर? चलिए अब आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। वो है फिजिकल स्टेट। आप बताइए, अभी अभी पढ़ाया था, ये तो सेम है कि गैस है, लिक्विड है और सॉलिड। बताइए किसका रेट ज्यादा होगा? समझ गए आप? रेट ज्यादा होगा जिसके पार्टिकल में रैंडम मोशन हो रहा है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो इनमें क्या होगा आप जानते ही हो, रैंडम मोशन होगा, जिगजैग मोशन, तो इनकी स्पीड ज्यादा होगी। और सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे? पास पास होंगे, है ना, पास पास होंगे। तो बताइए अगर ये ए बी है, तो जब ये पास पास हैं तो इनमें रैंडम मोशन नहीं होगा, है ना, ये रिजिड होते हैं, इसलिए इनकी स्पीड कम होगी। तो बस ये तो सिंपल है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। इसके पार्टिकल दूर दूर हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, रैंडम मोशन होगा जिगजैग, जिसकी वजह से इसका रेट ज्यादा होगा। ये ऑर्डर हो गया। लास्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपको ध्यान है, लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था आपने कि जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट। इसका मतलब रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको बताएंगे कि जब कोई रिएक्शन लिखा होता है, मान लो ऐसे ये लिखा है और ये कैटेलिस्ट है, तो बता दें पहले, वैसे डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बताया गया है, इसमें जो रेट है वो जितने भी आपके पास स्पीसीज हैं, चाहे रिएक्टेंट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कैटेलिस्ट हो, सब पे डिपेंड करता है। तो रेट इज डिपेंड ऑन concentration of the species present in the overall reaction। मतलब ये मत सोचना लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो ये कहा था कि यहां केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, पर ये बोलता है रेट लॉ नहीं, रेट इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, किस पे भी डिपेंड कर सकता है। तो आप इसको कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ना लिखकर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन स्पीसीज लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है रेट लॉ। तो ये आपको टोटल पॉइंट बताए गए हैं, 7 पॉइंट होते हैं जिन पर रेट डिपेंड करता है। इसकी डिटेल्ड स्टडी आपको पढ़ाई गई है। अगर आपको आनंद आया हो तो इसको स्टिल करके 2 बार पढ़ें। इस पर बहुत क्वेश्चन रीजनिंग वाले भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।